हरिओम। आज हम सभी पढ़ेंगे दीर्घ संधि। संधि बहुत सरल है ये, आप नाम से जान सकते हैं। दीर्घ दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, दीर्घ, उनको दीर्घ बोलते हैं। तो इस संधि में या तो दीर्घ आ होगा, दीर्घ ई होगी, या दीर्घ ऊ होगा, या दीर्घ री होगी। तो वो कैसे होंगे, आइए हम लोग ध्यान से देखें। सबसे पहले देव प्लस आलय, यहाँ पर देव का अ और आलय का दोनों मिलकर के आ बन जाएगा। क्या बन जाता है? देवालय। मुनि प्लस इंद्र, बड़ी ई हो जाती है, इंद्र बन जाता है। भानु प्लस उदय, यहाँ पर बड़ा ऊ हो जाता है, भानुदय बन जाता है। पितृ प्लस ऋणम, बड़ी री होकर के पितृणम बन जाता है। कैसे बनते हैं ये समझेंगे, बहुत सरल सरल सूत्र है। अकह सवर्ण दीर्घ है, ये सूत्र, ये दीर्घ संधि करने वाला सूत्र ये बताता है कि अक अक का मतलब होता है अ ई उ री। अगर इनके बाद में सेम सवर्णी अ ई उ री हो, मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं ये, लेकिन ये सेम इन्हीं के जैसे होना चाहिए। तो पूर्व पर के स्थान पर, मतलब पहले वाले और बाद वाले, इन दोनों के स्थान पर दीर्घ रूप एक आदेश हो जाता है। आ ई उ री, ये बड़े वाले हो जाएंगे। अ या आ के बाद अगर अ या आ होगा तो दोनों के स्थान पर दीर्घ आ हो जाएगा। ई या ई के बाद ई या ई होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ ई हो जाएगी। उ या उ के बाद उ या होने पर दोनों के स्थान पर बड़ा ऊ हो जाएगा। और री या री के बाद री या री होने पर दोनों के स्थान पर दीर्घ री हो जाती है। लरी या लरी, लरी के लरी बाद में होने पर दोनों के स्थान पर लरी हो जाता है। लरी दीर्घ नहीं होता है ना, यहाँ पर बाद नहीं लिखा आप। लरी के बाद लरी होने पर दोनों के स्थान पर लरी हो जाता है, लरी बड़ा नहीं होता। इससे ज्यादा उदाहरण में अ ई उ ई तक के ही उदाहरण। तो आइए देखते हैं कैसे होते हैं। तो अ या आ प्लस अ या आ बराबर आ, छोटी ई ये बड़ी है, छोटी ई बड़े ई बराबर ई, ऊ बराबर बड़ा ऊ, री और री प्लस बड़ी। दोनों साइड छोटे या बड़े में से कैसे भी हो, दोनों के स्थान पर होना दीर्घ कोई है। अब सबसे पहले हम उदाहरण से समझेंगे, आ वाले उदाहरण। मान लीजिए दैत्य प्लस है अरि, दैत्य प्लस अरि। अब देखो दैत्य में अ है ना, और इधर अरि का अ, तो यह जो दैत्य का अ है और इधर जो यह अरि का अ है, तो दैत्य का और अरि का, इन दोनों के स्थान पर क्या करेंगे? तो हमारा नियम कहता है चाहे इधर छोटा हो या बड़ा हो, या दोनों साइड छोटे हो या दोनों साइड बड़े हो, दोनों के स्थान पर बड़ा आ जाएगा। तो दैत्य आ ही मिला देंगे, क्या बन जाएगा? दैत्यारी ही। आप समझ चुके। जैसे और उदाहरण देख लीजिए आप। देव प्लस आलय, देव आलय, आलय का अ, देव ये अ और आलय का दोनों मिलकर के आ बन गए। जैसे हिम प्लस आलय, हिमालय, विद्या प्लस आलय है, आ और आ मिलकर के बड़ा हो जाएगा। सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। मुख्य प्लस अधिकारी, अधिकारी। तथा प्लस अपि, लंका प्लस अधिपति, अधिपति। ये दीर्घ संधि के उदाहरण है। अब आपको जैसे मिला, अगर आपको मिलाना आ जाए तो अलग करना भी आना चाहिए। हिमालय है, इसको अलग क्या करेंगे? हिम प्लस आलय। हिमा प्लस अलय नहीं कर सकते, क्योंकि हिमा का कोई अर्थ नहीं है और अलय का कोई अर्थ नहीं। ये शब्दों का भी पता होना, तो आप लोग संधि विच्छेद करना भी सीखिए। दीर्घा वाली संधि आपके समझ में आ गई होंगी। अब हम और आगे चलते हैं। अब री का उदाहरण, ई का उदाहरण देखिए। त्री प्लस ईश, त्री का ई और इधर य का ई, इन दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगी। त्र और ईसा का इन दोनों के स्थान पर बड़ी ई कर दी, क्या बन जाएगा? श्रीशः।
समझ लीजिए, इधर श्री का ई है, इधर ईशा का ई, इन दोनों के स्थान पर हमने बड़ी कर दी ईशा। वैसे ही नदी प्लस इति, इधर बड़ी ई, इधर छोटी ई, दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो गई नदी। गिरि प्लस ई सह गिरीशः, श्री प्लस ई सह श्रीशः, मुनि प्लस ई सह मही प्लस ईशः शः, मुनि प्लस ईश्वरः मुनीश्वरः। बहुत सरल है, आप लोग आराम से समझ। अब उ का उदाहरण देखो, भानु प्लस उदय, इधर भानु का उ, उधर उदय का उ, इन दोनों के स्थान पर हम कर देंगे बड़ा उ, भानु उदयः, मिला देंगे क्या बन जाएगा भानुदयः। अगर बहु प्लस उपयोगी, इधर बहु का उ, आगे उपयोगी का उ, दोनों मिलाकर बड़ा हो जाएगा बहुपयोगी। बहु प्लस उद्देश्य है, बड़ा हो जाएगा बहुउद्देशीयः। भानु प्लस उदयः, बड़ा हो जाएगा भानुदयः। लघु, लघु प्लस उच्चारणम, दोनों मिलकर के बड़ा हो जाएगा लघुच्चारणम। गुरु प्लस उपदेशः, गुरु का उपदेश का बड़ा हो जाएगा गुरुपदेशः। पितृ प्लस ऋणम, री का उदाहरण देखो, इधर पितृ का री, इधर ऋणम का री, अलग अलग ऐसे लिखेंगे पितृ ऋणम। अब इन दोनों री के स्थान पर बड़ी री कर देंगे हम, पितृणम, बड़ी री ऐसे लिखते हैं, मिला देंगे क्या पितृणम। भर्तृ प्लस एक साथ देखिए, मातृ प्लस ऋणम मातृणम, बड़ी री हो जाएगी। कर्तृ प्लस ऋणम कर्तृणम, कर्ता का ऋण। होतृ प्लस ऋषः ऋषि होतृषि, भर्तृ प्लस रिद्धि भर्तृद्धि, बड़ी से बड़ी री हो जाएगी, तो ये मिलकर। तो लग रहा है आपको ये समझ आ गया होगा। अ ई उ री इन चारों के ही है। अगर वीडियो समझ नहीं आई तो आप दोबारा से एक बार देख सकते हैं चैनल पर। धन्यवाद। हरिओम। अब हम लोग पढ़ेंगे गुण संधि। देखिए, संधि बहुत सरल होती है अगर हम उसके नाम को समझ जाएं तो। संधि का जो नाम होता है वही उस संधि में काम होता है। जैसे दीर्घ संधि में दीर्घ हुआ, दीर्घ का मतलब आ ई उ री, तो वैसे ही गुण संधि में क्या होगा, गुण होगा। तो गुण का मतलब होता है अ ए ओ, इन तीनों को हम गुण कहते हैं। मतलब इस संधि में या तो अ होगा या ए होगा या ओ होगा। तो अ तो अकेला होगा नहीं, अ र और ल, र और ल के साथ में अ होता है इसमें, अर और अल। अ और ई के स्थान पर ए होता है, अ और उ के स्थान पर ओ होता है। कैसे होता है आइए देखेंगे। देव प्लस ईशः मिलाएंगे तो बन जाएगा देवेशः। सूर्य प्लस उदयः सूर्योदयः। महा प्लस ऋषिः महर्षिः। तव प्लस ऋकारः तवलकारः। कैसे बने भाई ये देखिए। ये है नियम आद गुण है का। इस संधि को करने वाला सूत्र है आद गुण है। और यह सूत्र कहता है कि अ या आ के बाद अगर ई या ई हो, अथवा उ या ऊ हो, अथवा री या री हो, अथवा लरी हो, तो पूर्व पर, पूर्व मतलब पहले वाले और बाद वाले दोनों के स्थान पर क्रम से ए ओ अर अल हो जाते हैं। कैसे? जैसे देखो, अ या आ के बाद अगर ई या ई होगा तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। अ या आ के बाद उ या ऊ होगा तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। अ या आ के बाद री या री होगा तो दोनों के स्थान पर अर हो जाएगा। अ या आ के बाद अगर री होगा तो दोनों के स्थान पर अल हो जाएगा। ये थोड़ा सा अगर आपके माइंड में एक बार बैठ जाए फिर ये बिल्कुल सरल हैं। जैसे उप प्लस इंद्रः, ये स्थिति रहेगी उप प्लस इंद्रः। इधर देखिए, उप में पकार उत्तरवर्ती अ, प के बाद वाला अ, और इधर इंद्रः का ई।
तो अब हमारे नियम के अनुसार अ या आ के बाद अगर ई या ई हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। तो हम यहाँ पर कर देंगे ए, तो उप ए रह मिला देंगे, क्या बन जाएगा, उपेंद्र। तो कुल मिलाकर आ और ई इन दोनों को मिला करके ए होता है, चाहे अ या आ हो चाहे इधर ई या ई हो, दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा। उपेंद्र, इसे उपेंद्र उपेंद्र, गज प्लस इंद्र गजेंद्र, उप प्लस इच्छा उपेक्षा, गण प्लस ईशः गणेशः। ये जो इंद्र है में आदर न मान लेना आप लोग, है ना। गोप प्लस ईशः गोपेशः, यथा प्लस इच्छा यथेच्छा, यथा प्लस इष्टः यथेष्टः, महा प्लस ईशः महेशः, रमा प्लस ईशः रमेशः। अब दूसरा उदाहरण देखिए, ओ वाला, गंगा प्लस उदकम, इधर गंगा में आ है, इधर उदकम का ऊ, तो यहाँ आ और ऊ इन दोनों के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, ओ। तो गंग ओ दकम मिला देंगे, क्या बन जाएगा, गंगोदकम। तो आ और ऊ इन दोनों के स्थान पर ओ होता है, ये आपको बस ध्यान में रखना है। तो अब आप उदाहरण से देखते चलिए, अन्य प्लस उक्ति ही, इधर अ इधर उ इन दोनों के स्थान पर हमने ओ कर दिया, अन्योक्ति ही। आनंद प्लस उत्सव, इधर अ था उधर उ था, दोनों के स्थान पर ओ कर देंगे, आनंदोत्सव। उत्तर प्लस उत्तर, यहाँ अ और उ के स्थान पर ओ कर देंगे, उत्तरोत्तर। ग्राम प्लस उत्थानम, अ और उ के स्थान पर ओ कर देंगे, ग्रामोत्थानम। महा प्लस उत्सव महोत्सव, यथा प्लस उचित यथोचित, महा प्लस उपकार महोपकार। आपको संधि को तोड़ना भी आना चाहिए, महोपकार है। अब देखो आ और उ मिलकर के ओ हुआ, महोपकार है। अब ओ को तोड़ेंगे तो अलग अलग करो, एक साइड आ कर दो एक साइड ओ कर दो, तो महोपकार है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, महा प्लस उपकार है। यथोचित है, इसका क्या होगा, यथा प्लस उचित, दोनों पद का अर्थ होना चाहिए। महा उत्सव, महा प्लस उत्सव। इसे संधि आप जैसे जैसे सीखेंगे तो तोड़ना मतलब विच्छेद करना और संधि मिलाना दोनों ही आपको आ जाएगा। अब री वाला उदाहरण देखो, देव प्लस ऋषि है, इधर देव में देखो अ है, उधर ऋषि का री है, तो अ और री इन दोनों के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, अर कर देंगे। देव अर षि मिला देंगे, क्या बन जाएगा, देवर्षि। और उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे अधम प्लस ऋण, तो अ और री के स्थान पर अर कर देंगे, अधमर्ण। कण्व प्लस ऋषि कण्वर्षि, उत्तम प्लस ऋण उत्तमर्ण, देव प्लस ऋषि देवर्षि, र ऊपर चला जाएगा, महा प्लस ऋषि महर्षि, महा प्लस ऋण महर्ण, तव प्लस लृकार, अ और लृ के स्थान पर अल हो जाएगा, तव अलकार मिला देंगे, तवलकार। मैं चाहूँगा ये वीडियो बहुत छोटी है, 5-7 मिनट की वीडियो भी ज़्यादा, तो आप लोग एक बार इसको और देखो, 2-2 बार अगर आप देखेंगे तो चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएगी आप। तो धन्यवाद, नमो नमः। इस प्रकार से आपकी गुण संधि। हरिओम। इसके पहले आप लोग दीर्घ संधि पढ़ चुके हैं, गुण संधि पढ़, अब हम लोग स्वर संधि का एक भेद पढ़ेंगे, वृद्धि संधि। जैसे गुण संधि का मतलब ए ओ होता था, इसी वृद्धि का मतलब होता है आ आई औ, अर्थात संधि में हम लोग या तो आ करेंगे, आई करेंगे या औ करेंगे। बहुत सरल है, 5 मिनट में आप लोग समझ, वीडियो एक बार समझ आप दोबारा भी देख सकते हैं। आइए वृद्धि संधि देखो, जन प्लस एकता, तो अ और ए इन दोनों के स्थान पर आई हो जाएगा, लेंगे तो क्या बन जाएगा, जनै। महा प्लस ऐश्वर्य,
इधर आ इधर आई, दोनों के स्थान पर आई कर देंगे, बन जाएगा महेश्वर्यः। महा प्लस ओजस्वी, इधर आ इधर ओ, दोनों के स्थान पर औ कर देंगे महौजस्वी। परम प्लस औषधः, इधर अ उधर औ, दोनों के स्थान पर औ कर देंगे परम औषधः। ये एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, बाकी अब हम दोबारा इन सब डिटेल से। सूत्र है हमारा वृद्धि रेच। ये कहता है अ या आवर्ण के बाद ए ऐ ओ औ स्वर होने पूर्व एवं पर के स्थान पर वृद्धि एकादेश। पूर्व पर का मतलब दो अक्षरों के स्थान पर एक अक्षर होता है, उसको एकादेश कहते हैं। तो गुण संधि में भी आपने देखा होगा, दो अक्षर थे, दोनों के स्थान पर एक हुआ। वैसे ही यहाँ पर भी पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक होगा, तो वो क्या कहलाएगा? एकादेश। एकादेश क्या होगा? आ आई औ। वृद्धि एकादेश होता है तो वृद्धि ही नहीं कोई कहते हैं आ आई औ को। कहाँ पर आई होगा, कहाँ पर औ होगा, उसको थोड़ा सा। अगर अ या आ के बाद ए या आई होगा, आई हो जाएगा। अगर अ या आ के बाद ओ या औ होगा तो औ। बस ये समझ। अ या आ के बाद ए या आई तो आई, अ या आ के बाद ओ या औ है, क्या हो जाएगा? औ हो जाएगा। अब देखते हैं कैसे होगा। तो जन प्लस एकता है, जन प्लस एक। इधर देखो जन में नकार उत्तरवर्ती यकार है ना, और इधर एकता का ए। तो ये अ और इस ए, इन दोनों के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे? आई। हमारा नियम क्या कहता है? अ या आ के बाद ए या आई होने पर आई हो जाएगा, ओ या ओ होने पर औ हो जाएगा। तो इधर ए है इसलिए हमने इसके स्थान पर आई कर दिया, तो जन आई कता मिला देंगे, क्या बन जाएगा? जनई कता। अब देखो, अब इसे और भी उदाहरण देखिए आप। जन एकता जनैकता, एक एकः आई कर देंगे एकैकः। राजा प्लस एषः राजैषः। बाला प्लस एषा बालैषा। तथा प्लस एव तथैव। गंगा प्लस एषा गंगैषा। सदा प्लस एव सदैव। आप चाहो तो उदाहरण लिख सकते हैं। और अया के बाद अगर आई होगा तो भी आई हो जाएगा। देव प्लस ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। यहाँ पर पीछे आई है, इधर और आई दोनों स्थान पर। दीर्घ प्लस ऐकारः दीर्घैकारः। नृप प्लस ऐश्वर्यम नृपैश्वर्यम। महि प्लस महेश्वर्यम, अगर इसको हम कहें कि आप संधि विच्छेद करो तो क्या बन जाएगा? महा प्लस ऐश्वर्य। अब दूसरा उदाहरण देखिए ओ वाला। जैसे है गंगा प्लस ओग, इधर है गंग, गंगा में आ, इधर है ओग का ओ। आ और ओ इन दोनों के स्थान पर हम लोग करते हैं औ। गंग औगह क्या देंगे, क्या बन जाएगा? गंगौघः। तो अब और वन प्लस औषधि वनौषधि ही। सरोवर प्लस ओगह और ओ मिलकर के औ बन जाएगा सरोवरौगः। गंगौघः आपने पढ़ा। प्लस औजसः औजसा। बिंब प्लस औष्ठी बिंबौष्ठी। अ या आ के बाद ओ होगा तो भी औ होगा, और औ होगा तो भी औ होगा। औ के और उदाहरण देखो। कृष्ण प्लस औत्कंठ्यम, और औ मिलाकर के औ हो गया कृष्ण उत्कंठ। तव प्लस औदार्यम हो जाएगा तव औदार्य। जन प्लस औचित्यम जनौचित्यम। राम प्लस औत्सुक्यम रामौत्सुक्यम। महा प्लस औषधि ही औषधि। मम प्लस औदासीन्यम मम औदासीन्यम। बहुत सरल है, बस थोड़ा सा आपको समझ में आ जाए तो आप आराम से इधर का अ और इधर का औ दोनों को औ कर देना है, और ये आपकी होगी संधि। धन्यवाद। नमो नमः। हरिओम। आज हम लोग पढ़ेंगे वृद्धि संधि। इसके पहले भी आप लोग वृद्धि संधि पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे सप्त विषय का वृद्धि।
हिंदी के छात्रों के लिए तो वृद्धि संधि वो जो पहले वाली थी वही पर्याप्त है, लेकिन जो संस्कृत के छात्र हैं और संस्कृत में और थोड़ा डीपली सीखना चाहते हैं, उनके लिए 7 प्रकार की वृद्धि और उनको देखना पड़ेगा। ये सप्तविषयक वृद्धि एक प्रकार से देखा जाए तो वृद्धि संधि में कुछ ऐसे स्थान हैं जो अन्य संधि प्राप्त होने के बावजूद अपवाद स्वरूप वृद्धि हो जाती है। ऐसे कई सारे और भी स्थान होते हैं संस्कृत में जहाँ दूसरी संधियाँ प्राप्त होती हैं, कहीं गुण प्राप्त होता है, कहीं पर रूप प्राप्त होता है, कहीं पर पूर्व रूप प्राप्त होता है, लेकिन वहाँ पर वृद्धि हो जाती है। तो वहाँ के लिए पाणिनि जी ने कुछ अपवाद रूप में सूत्र बनाए हैं, तो उनको आज हम लोग जानेंगे। इन्हें परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछा जाता है। अगर आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को इनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। पहले एक साथ जो हम पूरा पढ़ने वाले हैं उनको पूरा एक साथ आप देख लीजिए। 7 सूत्र हैं। धत्युर्सु अक्षादोहिन्यामोपसंख्यानम स्वादिरेरिणोः प्रादुहोडोढ्येशेषु ऋते च तृतीय समासे प्रवत् सतर कंबल वसनादसानाम निर्णय और उपसर्गादृत्य धातु। एत्यधत्युर्सु का अर्थ है कि अ या आ के बाद एति हो या एद हो या फिर उ हो। अगर अ या आ के बाद ये तीनों रहेंगे तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। अभी हम सभी को विस्तार से समझेंगे। अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम का अर्थ है कि अक्ष के बाद अगर उ ही नहीं रहे तो यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर वैसे गुण प्राप्त होता है आदि गुणा से, क्योंकि अ के बाद उ है ना। लेकिन अगर आपने गुण संधि नहीं देखी हो तो पहले आप गुण संधि देख लो। लेकिन यहाँ पर गुण संधि नहीं होकर के अक्षादुहिन्याम उपसंख्यानम इस वार्तिक से वृद्धि हो जाती है। फिर स्वादिरेरिणो हो, स्व प्लस ईर ईरिन, अगर ये स्थिति रहेगी यहाँ पर भी गुण प्राप्त रहता है, लेकिन इस सूत्र से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी। फिर है प्रादुहोड्योढेशेषु, प्र के बाद अगर ऊह ऊढ़ ऊढ़ी एस और एश रहेंगे तो यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगी। ऋतीय च तृतीय समास से अ या के बाद अगर ऋत हो तो यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगी, लेकिन तृतीय समास होना चाहिए। और प्र और वत्सर आदि के बाद में प्र वत्सर कंबल वसंत दसन ऋण इन शब्द, इनके बाद अगर ऋण होगा तो यहाँ पर भी गुण प्राप्त रहता है, तो यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगी। और अवर्णांत उपसर्ग के बाद में हरस्व ऋकार आदि अगर धातु होगी तो वहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगी। ये मैंने एक मोटा मोटी रूप से आपको बताया है। अब हम लोग इनको विस्तार से जानेंगे कैसे ये कार्य होता है। सबसे पहले है एते धत्युर्सु। एते धत्युर्सु सूत्र है ये पाणिनि जी का। इसके हम संधि विच्छेद करें तो देखो इसमें एति एधति ऊठसु सप्तमी बहुवचनांत पदे, ये 3 पदे इसमें एति एधति ऊठसु। तो एति इणगत धातु में बनता है। तो और इसका जो सप्तमी विभक्ति है तो ये अर्थ हो जाता है कि ये तीनों बाद में होने पर। सप्तमी विभक्ति का 2 प्रकार का अर्थ होता है, एक तो विशेष सप्तमी और एक बाद में सप्तमी। तो इन तीनों पदों को एक साथ करके और सप्तमी बहुवचन का एक पद बना दिया, एते धत्युर्सु। सूत्रों के अर्थ निकालने की विधि में मैंने ये चीज बड़ी विस्तार से समझाई है। पाणिनि सूत्रों का अर्थ कैसे निकाले आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो अवर्णांत उपसर्ग के बाद अवर्णांत, यहाँ से आद गुण है से आत की अनुवृत्ति आ रही थी, पंचमी आत में पंचमी विभक्ति है, तो इसका अर्थ हो जाता है मतलब अवर्ण के बाद। और वो अवर्ण कैसा होना चाहिए? उपसर्ग का वर्ण। तो कहते हैं कि अवर्णांत उपसर्ग के आगे अगर एजादि ईण हो, इस ईणगत धातु जो एजादि हो, और एध धातु हो, या अवर्ण के आगे ऊह हो, तो यहाँ पर वृद्धि एक आदेश हो जाता है। 2 अक्षरों के स्थान पर जो एक अक्षर होता है उसको एक आदेश कहते हैं। मतलब आगे और पीछे वाले के स्थान पर जो एक होगा ना, इसलिए वो क्या कहलाएगा? एक आदेश। और वो क्या होगा? वृद्धि वाला। वृद्धि संधि में मैंने बताई थी 3 वृद्धि होती है, आ आई औ। नाम से हमको पता चल जाता है वृद्धि में या तो आ होगा या आई होगा या औ होगा। तो देखो उप प्लस एति है। यहाँ पर वृद्धि संधि वृद्धि रेच एक सूत्र उससे भी हो रही थी। आ के बाद में ए है, आ और ए के स्थान पर आई हो जाता है, उप ऐति मिला देंगे उपैति। लेकिन यहाँ पर एक एंगी पर रूपम पर रूप संधि करने वाला सूत्र है, उससे पर रूप प्राप्त हो रहा था, तो फिर वृद्धि हो नहीं पा रही थी, इसलिए उसको इसमें जोड़ा गया। तो उप प्लस एति इस सूत्र के द्वारा यहाँ पर वृद्धि संधि हो जाती है और उपेति से उपैति बन जाता है।
अ और ए के स्थान पर ऐ हो जाता है, उपैति। वैसे ही उप प्लस एधते, यहाँ पर भी एंगी पर रूपम के द्वारा पर रूप प्राप्त रहता है, लेकिन उसको भी बांध करके एत्यधत्युत्सु से वृद्धि हो जाती है। उप प्लस एधते, अ और ए दोनों के स्थान पर ऐ हो जाएगा, उपैधते। उप प्लस एता, यहाँ पर भी एंगी पर रूपम से पर रूप प्राप्त रहता है, लेकिन एत्यधत्युत्सु से वृद्धि हो जाएगी। उप अव प्लस एति, यहाँ पर भी एंगी पर रूपम से पर रूप प्राप्त रहता है, लेकिन एत्यधत्युत्सु से यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। पृष्ठ प्लस ऊ है, ये पृष्ठ प्लस ऊ है, यहाँ पर भी वृद्धि प्राप्त रहती है, लेकिन यहाँ पर गुण प्राप्त रहता है गुण से, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर जो ये पृष्ठ प्लस ऊ है, इसका बन जाएगा पृष्ठ ऊ है, ये इस प्रकार से बन जाएगा। ये विश्व है, ये नहीं रहेगा। यहाँ पर पृष्ठ प्लस ऊ है, तो अ और उ यहाँ पर आदि गुण से गुण प्राप्त रहता है, लेकिन उसको बांध करके वृद्धि रेचे से वृद्धि हो जाती है अ और उ के स्थान पर। और पृष्ठ ऊ है, ऐसे ये बन जाएगा पृष्ठ ऊ है। ठीक है, ये गलत टाइप हो गया यहाँ पर। विश्व प्लस ऊ है, तो यहाँ पर हो जाएगा विश्व है। भार प्लस ऊ है, आदुगुण का पद यहाँ पर हो जाएगा भार ऊ है। तो आप लोगों ने देखा, यह आदगुण से गुण प्राप्त रहता है, पृष्ठ ऊह में, विश्व ऊह में, भार ऊह में, अर्थात गुण होता रहता है। तो गुण का अपवाद करके यहाँ पर क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अपवाद उसे कहते हैं जहाँ पर जिसको मतलब कि अवकाश नहीं मिलता है, कार्य करने के लिए कम जगह मिलती है, वो अपवाद होता है। तो आद गुण से सब जगह गुण होता है, लेकिन ये कुछ ऐसे प्रयोग है जहाँ पर संस्कृत के साहित्य में वृद्धि देखी गई है, इसलिए हम यहाँ पर वृद्धि करेंगे। तो विश्वऊह, भारऊह, ये हो गए एत्यधत्युत्सु के उदाहरण। उसके बाद में आया अक्षादुहीन्या मुपसंख्यानम। ये कहता है, ये वार्तिक हैं, ये कात्यायन जी ने बनाया। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि कौन थे, आप इनका इतिहास जरूर देखिए, इस पे मैंने वीडियो अपलोड करी है। तो इसका अर्थ है अक्ष शब्द के आगे उहीनी रहने पर अ और उ के स्थान पर औ वृद्धि एकादेश हो जाता है। तो अक्ष के बाद में देखिए उहीनी है, तो यहाँ पर अ और उ के स्थान पर औ कर देंगे, क्या बन जाएगा औ, अक्षौहिणी। ये गुण का अपवाद है। स्वादि रे ऋणो हो, ये कहता है कि स्व के आगे ईर और ईरिन रहने पर अ और ई के स्थान पर अय वृद्धि का आदेश हो जाता है। स्व प्लस ई रहा, और यहाँ पर आद गुण से गुण प्राप्त रहता है, के बाद में ई है तो गुण होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वृद्धि हो जाती है, स्वई रहा। स्व प्लस ई ऋणी, स्वई ऋणी, ये दोनों गुण का अपवाद है। स्व प्लस ईरी, स्वैरी। तो स्वादि रे ऋणो हो, इन दोनों से यहाँ पर हो जाता है। प्रादु हो ढो ढे सई शेषु, ये भी वार्तिक है। प्रात, ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, ऐशा, ऐसे, सप्तमी बहुवचनांत पद है, दो पद है। प्रात मतलब प्र के आगे अगर ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, ऐश और ऐश्य हैं, दोनों के स्थान पर वृद्धि एकादेश हो जाता है। कैसे होता है देखो, प्र प्लस ऊह, यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी प्रौह। प्र प्लस ऊढ़, प्रौढ़, ये भी गुण का अपवाद है। प्र प्लस ऊढ़ी, प्रौढ़ी, ये भी गुण का अपवाद है। प्र प्लस एषः, प्रैषः, यहाँ पर रूप हो जाएगा, ये भी गुण का अपवाद है। पर रूप का अपवाद है, सॉरी, पर रूप संधि प्राप्त रहती है यहाँ पर एंगी पर रूपम से, तो उसको बांध करके इससे वृद्धि हो जाएगी। प्र प्लस एष्यः, यहाँ पर भी वृद्धि हो जाएगी। एक बात आप लोग समझिए कि अपवाद उसे कहते हैं जो बहुत कम होता है। सामान्य रूप से जो वृद्धि संधि में अ के बाद में ए हो तो वहां पर वृद्धि होती है, हम लोगों ने देखा है। लेकिन कई सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां पर पाणिनि के सूत्र काम नहीं कर रहे, इनको हम अपवाद कहते हैं। तो उन जगह पर कात्यायन ने वार्तिक बनाए हैं और उन कार्यों को सिद्ध किया है। बोले ये ऐसे ऐसे स्थान देखे गए हैं शास्त्रों में जहां पर वृद्धि गुण प्राप्त हो रहा था लेकिन वृद्धि हुई है, उनको हम लोग अपवाद के रूप में देखते हैं। ऋतेच तृतीय समास है।
अवर्ण अर्थात अ या आ के बाद तृतीय तत्पुरुष समास के प्रसंग में रित के रहने पर वृद्धि एक आदेश होता है। तो अ के बाद में री हो तो यहाँ पर आर वृद्धि हो जाएगी। तो तृतीय तत्पुरुष समास का प्रसंग होना चाहिए और रित बाद में होना चाहिए। जैसे सुख प्लस क्या है, रित है। तो तृतीय तत्पुरुष समास से बनता है सुखेन रितः, और अ और री के स्थान पर आर वृद्धि हो जाती है तो बन जाता है सुखार्तः। दुखेन रितः दुखार्तः, ये भी गुण का अपवाद है। देख लीजिए, सुखेन रितः सुखार्तः, दुखेन रितः दुखार्तः। और परम प्लस रितः मान लीजिए ऐसा हो तो परम चासौ रितः परमर्तः, वहां पर वृद्धि नहीं होती क्योंकि वहां पर तृतीय तत्पुरुष समास नहीं है। ये थोड़ा आपको देखना हो। पर्वत सतर कंबल वसन दसारणा नाम ऋणे, प्रवत्सतर कंबल वसन दश और ऋण शब्द के आगे अगर ऋण शब्द हो तो वहां पर वृद्धि का आदेश हो जाता है। अगर मान लो प्रवत्सतर कंबल वसन दस और ऋण, अगर इन शब्द के आगे ऋण शब्द हो तो वहां पर गुण नहीं होकर क्या होता है, वृद्धि। प्र प्लस ऋणम, तो यहाँ पर आध गुण से गुण प्राप्त था अर्थ, लेकिन हम वृद्धि कर देंगे प्रारणम, और के स्थान पर आर वृद्धि हो जाती है। वत्सतर प्लस ऋणम, और की स्थान पर वृद्धि हो जाएगी वत्सत्रारणम। कंबल प्लस ऋणम कंबलारणम, वसन प्लस ऋणम वशनारणम, दस प्लस ऋणः दशारणः, ऋण प्लस ऋणम ऋणारणम। ठीक है, आप वो दोबारा देख सकते हो वीडियो दोबारा। फिर उपसर्गात ऋति धातु, उपसर्गात धृति धातु, उपसर्गात पंचमी विभक्ति अर्थात उपसर्ग के अवर्ण के बाद, अवर्णांत उपसर्ग के बाद ऋति धातु, ह्रस्व ऋकार से प्रारंभ होने वाली अगर धातु हो तो वहां पर भी वृद्धि जाती है। ये सूत्र है। जैसे उप प्लस रिच्छति, तो यहाँ पर उप उपसर्ग है और आगे ऋकार आदि धातु है रिच्छ, रिच्छ जाने अर्थ में, उपरिच्छति उपार्छति मतलब अच्छे से जाता है। तो उपार्छति, प्र प्लस रिच्छति प्रार्छति, प्र प्लस ऋणोति प्रारणोति, परा प्लस रिद्धनोति पराधनोति। तो उपसर्ग के अ या आ के बाद अगर री होगी तो वहां पर भी वृद्धि हो जाएगी, या गुण वहां पर नहीं होगा। तो इस प्रकार से हमने ये कुल 7 वृद्धि देखी है। आप पूरी वीडियो एक बार शुरू से दोबारा देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया हो तो। और ये सभी का सार है। एति धत्ति उत्सु, अया के बाद अगर एति एति और ऊ रहेगा तो वृद्धि होगी। अक्ष के बाद अगर ऊ ही नहीं रहेगा तो वहां पर वृद्धि हो जाएगी। तो के बाद ईरन रहेगा तो वहां पर वृद्धि होगी। प्र के बाद उभ उढ़ ऊढ़ी एस रहेगा तो वृद्धि। अया के बाद रित रहेगा तो वृद्धि। प्रवत्सतर आदि के बाद अगर ऋण रहेगा तो वृद्धि। अवर्णांत उपसर्ग के बाद ह्रस्व ऋकार धातु रहेगी तो वहां पर वृद्धि हो जाएगी। धन्यवाद। नमो नमः। आप सभी का संस्कृत के चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यण संधि। जैसा कि आप लोग यण से ही समझ लीजिए, यण का मतलब होता है य व र ल, इनके नीचे हलंत लगा होता है मतलब ये आद्य वर्ण है। जो संधि का नाम होता है वही उस संधि में काम होता है। तो यण संधि में क्या काम होगा भैया? देखो, यण संधि का मतलब होता है कि इसमें य व र ल होते हैं। इसी अक्षर को उठाकर उनके स्थान पर य व र ल हो जाएंगे, इसलिए इस संधि का नाम क्या है? यण संधि। अर्थात य व र ल की ही फुल फॉर्म, यण की ही फुल फॉर्म य व र ल होते हैं। तो आइए बिल्कुल ध्यान से हम लोग यण संधि पढ़ेंगे। अगर आप एक बार इसको ध्यान से समझ लोगे तो कभी जीवन में यण संधि नहीं भूलोगे, चाहे आप हिंदी के छात्र हो अथवा संस्कृत के छात्र। शुरुआत करते हैं हम नियम से। हाँ, उसके पहले हम कुछ उदाहरण देखेंगे। प्रति प्लस एक, यहाँ पर जो प्रति में ई है इसके स्थान पर
यह हो जाता है, बन जाता है प्रत्येकः। मधु प्लस अरि ही, मधु अरि से मध्वरी बन जाता है। मातृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा। लृ प्लस आदेशः, लादेशः। तो भैया ये बने कैसे और इनका विच्छेद कैसे होता है। प्रत्येकः, प्रत्येकः कैसे बना, प्रत्येक का विच्छेद प्रत्येकः कैसे होगा, तो ये हम बिल्कुल ध्यान से और आराम से समझेंगे। तो बहुत ही सरल है। ई अथवा बड़ी ई, इसके बाद अगर भिन्न स्वर होगा, ये भिन्न स्वर क्या हुआ भाई। स्वर तो सब जानते हैं कि अ से लेकर अह तक के सभी अक्षर स्वर कहलाते हैं, लेकिन भिन्न स्वर, तो देखिए स्वर का मतलब स्वर ही है। भिन्न स्वर से तात्पर्य है कि ई के बाद में जस्ट ई नहीं होना चाहिए, बाकी सभी स्वर हो, अ हो, उ हो, री हो, लरी हो, ए हो, आई ओ, कुछ भी हो, बस ई के बाद में ई नहीं होना चाहिए। ये है भिन्न स्वर का। क्यों? अगर ई के बाद में सेम ई रहेगा तो क्या होगा, बोले फिर हमने जो दीर्घ संधि पढ़ी थी वो हो जाएगी। अगर ई के बाद में छोटी ई हो अथवा बड़ी हो, दोनों के स्थान पर बड़ी ई हो जाएगी। इसलिए इसके बाद में ई को छोड़कर कोई सा भी स्वर हो तो दोनों ई कोई सी भी हो, छोटी चाहे बड़ी, इनके स्थान पर क्या हो जाएगा, य हो जाएगा। वैसे ही उ या उ, दोनों के बाद अगर भिन्न स्वर हैं तो उ अथवा बड़े उ के स्थान पर व हो जाएगा। री के बाद अगर भिन्न स्वर हैं तो री के स्थान पर र हो जाएगा। लृ के बाद अगर भिन्न स्वर हैं तो लृ के स्थान पर ल हो जाएगा। इसका नियम क्या है, आप अपने मन से ही कह रहे हो, नहीं, पाणिनि जी ने एक सूत्र बनाया है, ओ यणचि। ये कहते हैं कि इक, ई उ रिल को शॉर्ट में इक कहते हैं। अगर आपने प्रत्याहार वाली वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हो, आप उसमें बिल्कुल समझ जाएंगे कि इक प्रत्याहार में ई उ रिल कैसे आते हैं, यण प्रत्याहार में य वर अलग कैसे होते हैं। वो संज्ञा प्रकरण की एक प्लेलिस्ट है, उसमें पूरे वीडियो है जो ध्यान से इन सब चीज़ों को लेकर के पहले बनाए गए हैं। बाकी अगर आपने नहीं भी देखे हैं तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने स्पष्ट कर रखा है। इक का मतलब है ई उ रिल्द्री। ई उ रिल्द्री के स्थान पर य वर ल हो जाते हैं भिन्न स्वर बाद में होने पर। तो ई के स्थान पर होगा य, उ के स्थान पर होगा व, री के स्थान पर होगा र, लृ के स्थान पर ल। इकह, इक के स्थान पर यण, यण हो जाता है अचि, अच का मतलब स्वर, स्वर बाद में होने पर। तो समान स्वर होने पर इसको दीर्घ संधि बाद, दीर्घ संधि का जो सूत्र है का सवर्ण दीर्घ वो बांध देता है इको यणचि को। इसलिए मैंने यहाँ पर समझाने के लिए पहले भिन्न स्वर लिखे। भिन्न स्वर बाद में रहेंगे तो ई के स्थान पर यह हो जाएगा, उ के स्थान पर व हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा, लृ के स्थान पर ल हो जाएगा। अब आइए अब हम उदाहरणों से समझेंगे। सबसे पहला ई का उदाहरण, प्रति प्लस एकः, यह स्थिति रहेगी, प्रति प्लस एकः। अब आप देखेंगे जो प्रति है तो प्रत के बाद में क्या है, ई, छोटी ई है ना प्रति के बाद में, तो इसके बाद में स्वर क्या है, भिन्न ए। तो ई के स्थान पर क्या होगा, अभी आप लोग देख के आए हैं, देखो ई के स्थान पर क्या होगा, य, इसको ध्यान से देख लीजिए। उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र, लृ के स्थान पर ल। तो प्रत ई, अभी के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, यह कर देंगे। तो प्रत य प्लस एकः मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, प्रत्येकः। वैसे ही गच्छति प्लस अत्र, इधर गच्छति में जो ई है इसके स्थान पर यह कर दो तो क्या बन जाएगा, गच्छत्यत्र। पठति प्लस अत्र, पठत्यत्र। सुधि प्लस उपास्यः, शुद्ध्युपास्यः, ई के स्थान पर यह कर दो, आधा हो जाएगा, शुद्ध्युपास्यः। एक युद्ध बीच में दूसरा द आ जाता है, ये आगम होता है इसमें। अगर ये जो द है अगर ये भी नहीं रहेगा तो भी प्रयोग सही है, शुद्ध्युपास्यः। आपको संधि यदि करनी है तो संधि विच्छेद करना भी आना चाहिए। विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना दो पदों को। तो ध्यान रखना दोनों पदों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। संधि के जो सबसे पहला मैंने वीडियो बनाया है संधि के लिए आवश्यक शर्त, संधि कहाँ कहाँ करनी चाहिए, तो उसमें मैंने बताया है। अभी भी मैं स्पष्ट कर देता हूँ, दोनों पदों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, ये नहीं कि कहीं भी आप संधि।
अलग अलग करना भी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए लिखत्य खादत, अब इसको अलग अलग क्या करेंगे, लिखती प्लस अखादत। यहाँ पर अलग करने पर उल्टा चलना पड़ेगा। जो लिखत्य में जो यह है ना, उसको आप ई बना दो, तो ई के स्थान पर यह होता है, लिखती प्लस अखादत। खादत्यतः, खादति प्लस अतः। ये हो गई ई के उदाहरण। अब हम देखेंगे ऊ वाले उदाहरण। मधु प्लस क्या है, अरि। ठीक है, मधु में ऊ है, के स्थान पर क्या हो जाएगा, ऊ के स्थान पर हम कर देंगे व, म ध व प्लस अरि ही मिला देंगे, क्या बन जाएगा, मध्वरि ही। फिर देख लीजिए, ऊ के बाद में भिन्न स्वर परे हैं अ, तो ऊ के स्थान पर हमने कर दिया व, मध्व अरि मध्वरि ही। वैसे ही वधु प्लस आदेश, यहाँ पर ऊ के स्थान पर हम व कर देंगे, वध व आदेश मिला देंगे, वध्वादेश। प्रभु प्लस आज्ञा, प्रभु आज्ञा। भानुवत्र, भानु प्लस अत्र, ये मैंने उल्टा लिखा समझाने के लिए। विच्छेद करना भी आना चाहिए। जैसे मान लीजिए भानुवत्र लिखा है, तो इसका संधि विच्छेद होगा भानु प्लस अत्र, क्योंकि जो वह है ना वो ऊ के स्थान पर हुआ है, तो जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो वह को ऊ बना देंगे। आप संधि में देख लो, मध व अरि है ना, वह को ऊ बना दो, मध ऊ अरि। तो फिर सबसे पहले मध्वरि प्रयोग था, अब इसका संधि विच्छेद कैसे होगा, तो ऊ के स्थान पर वह होता है ना, तो वह के स्थान पर यू होगा, उल्टे चलेंगे। मध व अरि, वह को कर दो ऊ, मध ऊ अरि मिला दो, मधु प्लस अरि। जैसे भानवत्र, तो भान व प्लस अत्र, वह को ऊ कर दो, भान ऊ अत्र मिला दो, भानु प्लस अत्र। तो विच्छेद करना और मिलाना दोनों ही आपको आना चाहिए। क्या बन जाएगा, भानुवत्र। भानुवस्तः, भानु प्लस अस्तः, तो वह को ऊ कर दो, भानुवस्तः। और ये बात हमेशा ध्यान रखना यण संधि को पहचानने के लिए कि जो व और य, अगर इनके पहले कोई व्यंजन वर्ण हो आधा, तो वो यण संधि वहां पर होगी। यण संधि के पहचानने की विधि है ये। यदि व और य वाले उदाहरण मैंने पहले बता दिए, इनके पहले आधा कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो वहां पर यण संधि होती है, और य को ई बनाकर विच्छेद कर दो, व को उ बना करके विच्छेद कर दो। जैसे व को उ बनाकर हमने किया, भानु प्लस अस्तः। मध्वस्ति, मधु प्लस अस्ति। धेनुवत्र, धेनु प्लस अत्र। तो ये हो गए ऊ वाले उदाहरण। यण संधि में अधिकतर ई या फिर ऊ वाले उदाहरण ही ज्यादा मिलते हैं। अब री वाले उदाहरण कुछ देख लेते हैं। धात्री प्लस अंश है, री के स्थान पर र होता है, ये मैंने शुरू में बता दिया था, है ना। धात्री प्लस अंश, धातरी प्लस अंश, और री के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, र, धातर प्लस अंश मिला देंगे, क्या बन जाएगा, धात्रंशः। देखो आधा त और र के संयोग से तरह बन जाता है ना, धात्रंशः। धात्री प्लस अंश था, इस री के स्थान पर हमने र कर दिया, धातर अंशः, धात्रंशः। वैसे मातृ प्लस आज्ञा, इस री के स्थान पर र कर दो, मात्र प्लस आज्ञा मिला देंगे, मात्राज्ञा। पितृ प्लस आज्ञा, पित्राज्ञा। पितृ प्लस धीनम, अगर विच्छेद करना है तो त और र के संयोग से बनता है, तो तर में जो र था उसको बना दो री, पितृ प्लस अधीनम। देखो धात्र प्लस अंश ने, इस र को री बना दो, धातरी अंश, धात्री प्लस अंश। ये विच्छेद करने वाली भी विधि हो गई। मातृत्सवः, मातृ प्लस उत्सवः। मातृ प्लस उत्सवः, री को र कर दो, मातृत्सवः। पितृ प्लस अंशः, पित्रंशः। यात्री प्लस ओदनः, यात्रोदनः। आप लोग भी स्वयं भी कुछ उदाहरण ढूंढना, फिर प्रयोग करना, बना के देखना। री वाले उदाहरण। अब हम लोग देखेंगे लृ वाले, ये बहुत कम मिलते हैं, संस्कृत में मिलते हैं। लृ प्लस आकृति ही, क्योंकि लृ को स्वर से संस्कृत में मानते हैं, हिंदी में तो लृ है ही नहीं। लृ प्लस आकृति ही, लृ के स्थान पर क्या हो जाता है, ल हो जाता है। ल आकृति मिला तो क्या बन जाएगा, आकृति ही। ये हो गई आप लोगों की यण संधि।
यण संधि को पहचानने की विधि मैंने क्या बताई थी कि यदि य और व से पहले आधा कोई भी व्यंजन वर्ण हो तो वहां पर यण संधि होती है। जैसे गच्छत्यत्र, गच्छत्यत्र में आधा था, य पूरा था, तो यण संधि य कोई बना दो, गच्छति प्लस अत्र। भानुवस्तः, भानु प्लस अस्तः, व के पहले आधा वर्ण है। वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। अगर यण संधि समझ में नहीं आई दोबारा आप देख लो, तिबारा देख लो, यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई शंका पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद। नमो नमः। हरिओम। आज हम लोग पढ़ेंगे अयादि संधि। संधि का नाम ही है अयादि ही। अयादि अय है आदि में, जिसके अय किसके आदि में, बोले आय अव आव। अयादि का मतलब होता है अय आय अव आव। और मैंने पहले भी बताया था संधियों में, संधि का जो नाम होता है वही उसमें काम होता है। तो इस संधि में अय आय और अव आव ये 4 आदेश होंगे। मतलब किसी अक्षर को उठाकर उसके स्थान पर या तो अय होगा या आय होगा या अव होगा अथवा आव होगा। इसलिए इस संधि का नाम क्या है, अयादि संधि। तो अगर ए के बाद में कोई स्वर है तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय। अगर आई के बाद में कोई भी स्वर है तो आई के स्थान पर क्या हो जाएगा, आय। अगर ओ के बाद में कोई स्वर है तो ओ के स्थान पर क्या हो जाएगा, अव। और औ के बाद अगर कोई स्वर है तो औ के स्थान पर क्या हो जाएगा, आव। तो भाई अपने मन से कर रहे हो, बोले नहीं, पाणिनि जी का एक सूत्र है एचो यवा यावह। ये कहता है ए आई ओ औ के बाद यदि स्वर हो तो ए आई ओ औ के स्थान पर क्रम से अय आय अव आव हो जाते हैं। तो ए आई के स्थान पर अय आय और ओ औ के स्थान पर अव आव। बहुत सरल है, आप लिख भी सकते हैं। उदाहरण से बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए क्या लिखा है, हरये। अब हमको हरये प्रयोग सिद्ध करना है तो 2 पद बनेंगे, हरे प्लस ए हैं। तो हर आगे ए और ए। तो नियम क्या कहता है, ए के बाद अगर कोई स्वर हो तो ए के स्थान पर क्या हो जाएगा, अय। तो यहाँ पर ए है, इसके बाद स्वर है ए, तो ए के स्थान पर हम लोग कर देंगे अय, हर अय ए, और मिला देंगे क्या बन जाएगा, हर ये अय इसमें मिल जाएगा, ये ए की मात्रा इसमें। ए के स्थान पर आपको अय करना है स्वर बाद में होने पर। इधर देखिए ने प्लस अनम। तो न में जो ए है इस ए के स्थान पर अय कर दो, क्या बन जाएगा, नयनम। कवे प्लस ए के स्थान पर अव कर दो, कवये। अय कर दो, सॉरी, कवये। हरे प्लस ए, हर ए के स्थान पर अय कर देंगे, हराई, अभी बनाया ही था। शे प्लस अनम, अय कर देंगे, शयनम। हरे प्लस ए और चयनम। हरे प्लस ए से क्या बनेगा, और चयनम। इसका संधि विच्छेद क्या होगा ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ध्यान रखिए, संधि विच्छेद ऐसे करते हैं कि देखो इसमें कवये, जैसे नयनम, नयनम में देखो क्या है, अय आपको दिख रहा है ना, अय। तो अय में अय किसके स्थान पर होता है, ए के स्थान पर। तो उल्टा कर दो, अय को ए बना दो, तो ने प्लस अनम। मतलब संधि का उल्टा करना संधि विच्छेद करवा देता है। ये आप मुझे बताएंगे हरे ए से क्या बनेगा और चयनम से क्या। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे। मान लो नई प्लस क्या है, अकह। अब इसमें क्या है, अय, न अय अकह। नियम क्या कहता है, ए के स्थान पर अय, अय के स्थान पर आय। स्वर बाद में होने पर, अय के बाद में स्वर क्या है, अकह। अय के स्थान पर हम लोग क्या कर देंगे, आय। न अय के स्थान पर कर देंगे आय, न आय अकह, मिला देंगे, क्या बन जाएगा, नायकः। वैसे ही गई प्लस अकह, अय के स्थान पर आय कर दो, गायकः। नई प्लस अकह, नायकः। सई प्लस अकह क्या बनेगा, गायकः। गई प्लस अंति, गायंती। गायंती का संधि विच्छेद क्या होगा आप लोग बताएंगे। ये हो गए ये वाले उदाहरण। और आगे चलते हैं। अब हम अब वाले उदाहरण देखेंगे विष्णु प्रयोग में। विष्णु प्लस क्या है, ए।
ओ के स्थान पर, ओ के बाद में स्वर है ए, ओ के स्थान पर क्या होता है अव, विष्णु अव ए मिला देंगे, क्या बन जाएगा विष्णवे। पो प्लस अनः अव कर दो पवनः, भो प्लस अनम भवनम, विष्णु प्लस इह विष्णवीह। ओ के स्थान पर आपको अव करना है। तो विच्छेद में देखो पवनः तो अव है ना, तो अव को ओ बना दो, पो प्लस अनः, इसे हम यहां कर सकते। मान लीजिए पौ प्लस क्या है अकह, और बाद में है अकह का अ, औ के स्थान पर हम लोग कर देंगे आव, प आव अकह मिला देंगे, क्या बन जाएगा पावकह। वैसे ही बहु प्लस उकह भावुकः, पौ प्लस अकह पावकः, असौ प्लस अयम असावयम, अग्नौ प्लस इह अग्नाविह, बहु प्लस अयति भावयति, इंदौ प्लस उदिते इंदा वुदिते। संधि विच्छेद जब हम करते हैं तो दोनों पदों का कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए। जैसे देखो अग्नऊ में अग्नि आई है मतलब यहाँ, लेकिन मान लीजिए आप कहो कि उकह का क्या अर्थ है, बहु उकह का, अब देखिए भाई बहु अकह पौ अकह ये धातु होती है और धातु को वृद्धि होकर क्या वो बन जाती है और ये प्रत्यय है। तो वो पद या तो कोई ना कोई प्रत्यय हो या उन दोनों शब्दों का कोई ना कोई अर्थ निकलता हो, तो ही आप उनका हाँ संधि इस प्रकार से ये संधि यहाँ पर सब। बस आपको ध्यान ये पर यही रखना है, ए आई ओ औ के स्थान पर अय आय अव। जब विच्छेद करेंगे तो अय के स्थान पर ए कर देना, अगर शब्द में आय है तो आय के स्थान पर अय कर देना, अव है तो अव के स्थान पर ओ कर देना, आव के स्थान पर अव कर देना। धन्यवाद, नमो नमः, हरिओम। आज हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं पूर्व रूप संधि, बहुत ही सरल संधि। आइए देख, सूत्र है एंगः पदांता दति। हर संधि के सूत्र हैं, क्योंकि सभी संधियां संस्कृत में सूत्र के अंदर बंधी हुई है पाणिनि व्याकरण में। तो इस सूत्र का अर्थ है कि पद के अंत में ए ओ स्वर आए। अगर मान लीजिए कोई एक पद है, कोई एक शब्द है, अब उसके लास्ट में या तो ए हो या फिर तो पद के अंत में ए और ओ स्वर आए और उसके बाद ह्रस्व अ आए। ये जो छोटा वाला अ है ना, इसको ह्रस्व बोलते हैं। व्याकरण में छोटे को ह्रस्व बोलते हैं, बड़े को दीर्घ बोलते हैं। तो ए ओ आए और उसके बाद में ह्रस्व अ आए। पूर्व एवं पर वाले वर्णों के स्थान पर, पहले वाला ए और पर वाला अ, इन दोनों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश हो जाता है। पूर्व रूप का मतलब ये है कि जो ये अ है ना, ये गायब हो जाएगा और ये किस में मिल जाएगा, ए में, और फिर हम उसको मिला करके लिख देंगे। मतलब पहले लास्ट वाला पहले वाले में मिल जाएगा, उसको कहते हैं पूर्व रूप। एकादेश का मतलब होता है कि दो अक्षर थे ए और अ, अब ये ए में मिल गया तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, तो बोलते हैं एक। पहले वाला अक्षर बाद वाला अक्षर एक हो जाना एकादेश। तथा आकार की स्पष्ट प्रतीति के लिए अवग्रह चिन्ह हो जाता है। ये जो आप एस जैसा देख रहे हो, इसका उच्चारण नहीं होता है, सिर्फ देखने के लिए होता है। आपको संस्कृत में बहुत जगह ये मिला होगा। तो पद के अंत में ए और ओ स्वर आए, उसके बाद ह्रस्व आए तो पूर्व एवं पर वाले वर्णों के स्थान पर पूर्व रूप एकादेश होता है तथा आकार की स्पष्ट प्रतीति के लिए अवग्रह चिन्ह हो जाता है। अब आप ना समझो, जैसे मान लीजिए हरे प्लस अव है, हरे प्लस अव, ये अव धातु है, अवरक्षण। हे हरे हमें बचाओ। हरे, हरि शब्द के सप्तमी संबोधन में बनता है हे हरे, तो हरे अव, अव मतलब बचाओ। तो ये दो शब्द हरे अव। अब हमारा नियम क्या कह रहा था कि ए या ओ आए और उसके बाद में ह्रस्व आए। ए है
अरे में देखो रग में रग लिखेंगे हर। इधर देखो बाद में ह्रस्व आए, ह्रस्व है अब का। पूर्व, पूर्व में क्या हो गया ए, पर में क्या हो गया अ। पूर्व और पर मतलब पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, एक एकादेश हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पर अ था, ये इसका पता कैसे चलेगा, तो उसके लिए फिर क्या करेंगे, ये एस जैसा बना दें। ये बस देखने के लिए होता है, इसका उच्चारण नहीं होता है। के आगे ऐसा एस जैसा ये बना दें, तो अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। तो हर ए व मिला देंगे, क्या बन जाएगा, अरे व, अरे व। समझ में आ गया। विष्णु प्लस अव, इधर विष्णु में देखिए क्या है ओ, इधर आगे क्या है अव का अ। विष्णु ओ प्लस अव का अ। नियम क्या कहता था, ए या ओ के बाद में ह्रस्व। इधर ए वाला उदाहरण आप लोगों ने देख लिया, देखो ओ के बाद में ह्रस्व अ है। ओ और अ इन दोनों के स्थान पूर्व रूप हो जाएगा, मतलब ये जो अ है ये ओ में मिल जाएगा। विष्णु ओ व, और इस अ के लिए हम यहाँ लगा देंगे, मिला देंगे, क्या बन जाएगा, विष्णु। अरे व विष्णु। पूर्व रूप संधि के और भी उदाहरण देखिए आप। बस इसमें ध्यान ये रखना है कि ए प्लस अ रहेगा तो वो ए ही बन जाएगा, मतलब अ ए में आ जाएगा। अंते प्लस अपि, ए में मिल गया ए पी, मिलाकर जो अ है ना उस ए प्लस अत्र क्या बन जाएगा, एत्र। हरे प्लस अव, हरे व। में प्लस अंत, वो वाली उदाहरण देखेंगे। विष्णु प्लस अत्र, विष्णु। तो प्लस अवदत्त, रामो प्लस अहसत, को प्लस अपि। आपको अब समझ में नहीं आया पर वीडियो को दोबारा देख। धन्यवाद। हरिओम। आज हम लोग पढ़ेंगे पर रूप संधि। इसके पहले आप पूर्व रूप संधि पढ़ चुके हैं, तो स्वर संधि का ये भेद है, ये पर रूप संधि भी। पर रूप का मतलब होता है पर के समान हो जाना, सामने वाले के समान हो जाना। तो इसमें भी आप एंगी पर रूपम, सकंद्वादिशु पर रूपम वाच्यम और ओतोष्ठयो समासेवा उमांगोष्ठ, 4 प्रकार की पर रूप संधि पढ़ने वाले हो। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग लिखते भी अगर साथ में चले तो आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एंगी पर रूपम वाली पर रूप संधि। 4 प्रकार की पर रूप संधि पढ़ेंगे हम लोग स्वर संधि में भी। हिंदी में ये पर रूप संधि नहीं होती है, ये संस्कृत में ही होती है। तो आइए शुरू करते हैं। एंगी पर रूपम। एंगी पर रूपम, इसका अर्थ है अवर्णांत, अ हो अंत में जिनके, उनको हम कहते हैं अवर्णांत। जैसे राम, राम है, राम में अ है ना अंत में, इसलिए कह रहा है अवर्णांत। यहाँ पर अवर्ण से मतलब है अ या आ अंत वाले उपसर्ग। ऐसे उपसर्ग किसे कहते हैं, जो धातुओं के पहले लगते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। तो ऐसे उपसर्ग जिसके बाद में क्या हो, अ या आ हो। ये देखो कुल 22 उपसर्ग होते हैं संस्कृत में। प्र, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वि, आंग, नि, अधि, अपि, अति, सु, उत, अभिप्रति, पर्युप। इनमें से अ या आ अंत वाले 5 उपसर्ग, प्र, परा, अप, अव और उप। ठीक है। तो इन उपसर्गों के बाद ए या ओ से प्रारंभ होने वाला धातु रूप हो। ऐसे कोई धातु जो या तो ए से शुरू हो या फिर वो ओ से शुरू हो, दोनों के स्थान पर, अर्थात पहले वाले अवर्ण अ या आ और बाद वाले धातु रूप में से ए या ओ, उन दोनों के स्थान पर
पर रूप एक आदेश हो जाता है। पर रूप मतलब वो अ या आ गायब हो जाएगा और चिद आगे वाले से मिल जाएगा। यह सूत्र वृद्धि संधि का अपवाद है। तो पर रूप मतलब बाद वाला जो वर्ण है ना वो हो जाएगा, पहले वाला वर्ण गायब हो जाएगा, इसी को पर रूप कहते हैं। और इसको अच्छे समझ लीजिए कि जैसे अ या आ के बाद में अगर ए रहेगा तो इन दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा, अ या आ के बाद अगर ओ रहेगा तो उन दोनों के स्थान पर ओ हो जाएगा। लेकिन ये अ या आ कैसे होना चाहिए, ये वाले होना चाहिए, तो प्र हो या परा हो या अप हो, अव हो या फिर उप हो। तो उदाहरण से हम इसको बिल्कुल समझ जाएंगे। जैसे देखिए प्र प्लस ए जते हैं, प्र में अ है, आगे ए जते का ए है, तो इस वाले अ और ए जते के ए अ, तो अ और ए इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा, मतलब पर वाला वर्ण हो जाएगा, इसके स्थान पर हो जाएगा ए। तो प्र ए जते मिला देंगे, क्या बन जाएगा, प्रे जते। बाद वाला हो गया ना, ये अ जो है वो ए में जाकर के मिल गया, प्र का अ गायब हो जाएगा, ए में मिल जाएगा, मतलब पर का मतलब बाद वाले में मिल जाना, प्रे जते। ए वाला उदाहरण हो गया। ओ वाला उदाहरण भी देख लो। उप प्लस क्या है, ओषति। अब आगे ओषति धातु है, ओ से शुरू हो रही है, तो उप में अ है, इधर ओषति का ओ, तो अ और ओ इसके स्थान पर ओ हो जाएगा, उप ओ क्षति मिला देंगे, क्या बन जाएगा, उपोषति। उसी प्रकार प्रेषयति, प्र प्लस एषयति है, इधर प्र में अ, आगे एषयति का ए, तो अ और ए इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, तो मिला दें क्या बन जाएगा, प्रेषयति। कुल मिलाकर करके प्र का गायब हो जाएगा। परा प्लस एलयति है, इधर आ आगे एलयति का ए, और आ और ए मिलकर के ए हो जाएगा, अर्थात इसका इधर का गायब हो जाएगा, पर वाला हो जाएगा, है ना। तो मिला देंगे क्या बन जाएगा, परेलयति। इसे प्र प्लस ओसति रोषति। तो ये हो गई आपकी पहले वाली संधि एंग रूप। अब आती दूसरी वाली सकंद्वादेशु पररूपम वाच्यम। ये वार्तिक है। वार्तिक किसने बनाए, कात्यायन जी ने। कात्यायन कौन थे, पाणिनि के बाद वाले मुनि। उन्होंने पाणिनि व्याकरण में जहां जहां पर पाणिनि जी से कोई कमी रह गई वहां पर वार्तिक लिखे हैं। तो उन्होंने एक वार्तिक लिखा कि सकंदवादी गण में पठित शब्दों में टी को पररूप कार्य होता है। पाणिनि जी ने एक गणपाठ भी बनाया। गण में मतलब जिन शब्दों में एक जैसा काम होता है उन शब्दों को एक साथ लिख करके और वो एक गण का नाम दे दिया। सकंदवादी गण में एक जैसा काम होता है तो एक सकंदवादी गण पाणिनि जी ने बना दिया। सकंधु शब्द उसमें सबसे आगे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सकंदवादी। तो सकंदवादी गण में जितने भी शब्द हैं इनकी टी को पर रूप हो जाता है। अब आप सोचेंगे ये टी क्या हो गई, टी तो हम चाय से कहते हैं, संस्कृत में टी क्या आ गई। तो देखिए यहाँ पर टी का अर्थ चाय नहीं है, यहाँ पर टी का अर्थ है संज्ञा। तो कौन सी संज्ञा होती है भाई, टी संज्ञा। तो पहले आप लोग थोड़ा टी संज्ञा को समझ लीजिए। किसी भी अचोन्त्यादि टी सूत्र हैं जो टी संज्ञा करता है, ये कहता है किसी भी शब्द के अंतिम स्वर के आगे यदि कोई व्यंजन है तो वह पूरा समुदाय टी कहलाता है ना। अगर किसी भी शब्द के अंतिम स्वर के आगे अगर कोई व्यंजन है तो पूरा समुदाय क्या कहलाएगा, टी। जैसे मान लीजिए मनस शब्द है, इसमें स में तो स्वर नहीं है लेकिन न में अ है, टी में क्या हो जाएगा, इस स्वर के बाद वाला समुदाय मतलब अस। मनस में स में स्वर नहीं है ना, केवल नकार में ही है अ म न, तो इस स्वर के बाद वाले जितने भी व्यंजन है सब टी में आ जाएंगे, तो अस टी हो गया। ये नंबर एक बात हो गई। नंबर दो, अंतिम स्वर के आगे अगर कोई व्यंजन न हो तो अंतिम स्वर ही टी कहलाएगा। जैसे शक शब्द है तो शक में क्या है, अ, है ना। शक में अ, अब शक के बाद में कोई व्यंजन होता तो वह उसके साथ टी कहलाता, जैसे अस इसमें कहलाया, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं है इसलिए इसका लास्ट वाला जो स्वर है वो टी कहलाता है। ऐसा समझ लीजिए हर शब्द का अंतिम स्वर टी होता है, अगर उसके बाद में व्यंजन हो तो व्यंजन के साहित्य वो टी हो जाएगा, और अगर बाद में कोई व्यंजन नहीं है तो अकेला खुद टी कहलाएगा। टी एक संज्ञा है ना।
तो मनस में अष्टी हैं, पतत में क्या है अतटी, सक में क्या है अटी है। तो टी समझ में आ गई। तो सकंदवादी गण में जितने भी शब्द हैं इनकी जो टी है मतलब इसके जो लास्ट वाला स्वर सहित व्यंजन वर्ण है या तो स्वर या व्यंजन वर्ण वो अपने आगे वाले शब्दों से क्या हो जाएंगे पररूप हो जाएंगे। ये बात आप समझ गए होंगे। आप दोबारा भी वीडियो को थोड़ा पीछे करके देख सकते हो अगर समझ में नहीं आया हो तो। अब देखो जैसे मनस प्लस क्या है ईशा। अब हमारा वार्षिक कहता है सकंदवादी सुपर रूपम वाच्यम कि सकंदवादी गण में पठित शब्दों की टी को पररूप होता है। तो मनस जो है सकंदवादी गण में पढ़ा गया है। सकंदवादी गण के पूरे शब्द में भी आपको बताऊंगा। तो मनस में टी क्या है अस, तो ये अस पर रूप हो जाएगा। इसके पहले हमने पर रूप में समझा क्या था पर वाले स्वर में मिल जाएगी। तो अस के बाद में क्या है ई, तो ये अस जो है वो ई में मिल जाएगा। तो मन अस प्लस ईशा। अब अस और ई इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा बड़ा ई, मतलब ये अस जो है वो गायब होकर के ई में मिल गया। तो मन ई शा क्या बन जाएगा मनीषा। मनस का जो अस है वो इस ई में मिल गया मनीषा। जैसे सक प्लस क्या है अंधु, शक, सक में जो अ है सक में टी क्या है अ, आगे अंधु का अ, तो ये जो अ है वह अंधु के अ में मिल जाएगा। तो शक आगे अंधु का अ, शक अंधु, ये का यहाँ पर हलंत है ना, हलंत लगा लेना इस शक अ अंधु मिला देंगे क्या बन जाएगा शकंधु। अब देख लीजिए काफी सारे शब्द ये शक प्लस अंधु, यहाँ शक का पर वाले अ में मिल गया क्या बन गया सकंदु। ये दीर्घ का अपवाद है। यहाँ पर अगर मान लीजिए पर रूप नहीं होता तो इसके पहले आपने जो दीर्घ संधि पढ़ी है सबसे शुरू में वो दीर्घ हो जाते हैं, सकांधु बन जाता। खाते जी ने वार्तिक बनाया। कर्क प्लस अंधु करकंदु, कुल प्लस अटा कुलटा, अल प्लस ईसा हलीशा, लांगल प्लस ईसा लांगलीसा, मनस प्लस ईसा मनीषा, अभी आपने पढ़ भी लिया। पतत प्लस अंजलि ही पतंजलि ही, सीम प्लस अंतः सीमंतः, सार प्लस अंगः सारंगः, मार्त प्लस अंडः मार्तंड। सबका जो अ है ना वो पीछे मिलता जा रहा है। इसमें अत टी थी तो अत ऐसे मिल गई। अस्म प्लस अंतकः अश्मंतकः। आप चाहो तो ये लिख भी सकते हो, इसमें शॉर्ट भी ले सकते हो। उसके बाद में फिर आता है ओत्वष्ठयो समासे। 4 गलती 3 मानिए गए। तीसरा नंबर ओत्वष्ठयो हो समासेवा। ये कहता है कि अकारांत शब्दों में आगे ओतु या ओष्ठ के रहने पर विकल्प से पररूप एकादेश हो जाता है। यह कार्य समास होने पर ही होता है। पररूप के भाव में यथा प्राप्त वृद्धि एकादेश हो जाता है। अगर अकारांत शब्दों के आगे अर्थात अ या आ ऐसे शब्द है और उसके बाद में ओतु या ओष्ठ शब्द हैं तो पररूप हो जाएगा। विकल्प से होता है, मतलब एक बार होगा और एक बार नहीं होगा, है ना। ये आप व्याकरण में चीज ध्यान रखना है। यहाँ पर जो जहाँ पर भी वा विभाषा या किसी ऋषि का नाम आ जाए किसी सूत्र में तो कार्य विकल्प से होता है, एक बार होता है और एक बार नहीं होता है। तो देखेंगे कैसे होता है ये। जैसे स्थूल प्लस क्या है ओतु, तो नियम क्या कहता है कि ओतु या ओष्ठ अगर अकारांत शब्द के आगे हैं तो वहाँ विकल्प से पररूप होता है। तो स्थूल में अ है, का ओ है, ये जो अ है ये गायब होकर के ओ में मिल जाएगा अर्थात पररूप हो जाएगा। तो स्थूल ओ तु मिला दें क्या बन जाएगा स्थूल ओ तु। तो अ या आ प्लस ओ तु या अ या प्लस ओष्ठ हो तो ये अ या आ ओ में मिल जाएंगे। जैसे स्थूल प्लस ओ तु स्थूलो तु, स्थूलौ तु एक ऐसा भी इसमें बनता है। बिंब प्लस ओष्ठः बिंबोष्ठः बिंबौष्ठः, बिंब सदृश ओष्ठः यस्य सः बिंबोष्ठः। बिंब फल के समान ओष्ठ हैं जिसके बहुव्रीहि समास है यहाँ पर। कंठ प्लस ओष्ठम कंठोष्ठम समाहार द्वंद, दंत प्लस ओष्ठम दंतोष्ठम, यहाँ पर भी समाहार द्वंद है। फिर सूत्र आया ओमांगोश्च। 3 आप लोगों ने संधि पढ़ ली पर रूप वाली। अब ये है चौथी संधि ओमांगोश्च। ये कहता है अवर्ण के बाद
ओम या आंग रहने पर पररूप एकादेश हो जाता है। अगर अ या आ के बाद ओम रहे अथवा अ या आ के बाद आंग रहे तो क्या हो जाएगा, पररूप, पर वाले में वो मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए, सिवाय प्लस क्या है, ओम, सिवाय का अ, पर वाले ओम से मिल जाएगा, अ ओ से मिलते वो हो जाएगा दोनों के स्थान पर, सिवाय ओम मिला देंगे, क्या बन जाएगा, शिवायोम, शिवायोम नमः। ईश्वराय प्लस ओम, और ओ के स्थान पर रूप करके ओम कर देंगे, ईश्वरा ओम मिला देंगे, ईश्वरायोम। यहाँ पर भी जो यह है ना, यह हलंत रहेगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो, ईश्वरायोम नमः। कदा प्लस ओम से क्या बन जाएगा, कदोम, सदा प्लस ओम आ ओ में मिल जाएगा सदोम, शिव आ ही, तो यहाँ पर शिव प्लस आ आगे मिल जाएगा शिवा ही, और आदि गुण से यहाँ पर गुण हो जाता है, यहाँ पर शिव आ ही, आ और ई में ए बन जाएगा, और शिव प्लस ए ही, और यहाँ पर रूप एकादेश हो जाएगा, इससे क्या बन जाएगा, शिवे ही। यहाँ पर एक थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है, हालांकि व्याकरण की बात है, फिर भी मैं बता देता। जैसे देखिए कि सूत्र ने क्या कहा था कि अवर्ण के बाद ओम या आंग हो, क्या हो, ओम या आंग। ओम के तो उदाहरण आपने देख ली, शिवाय ओम नमः, कदोम आगे, आंग वाला वो उदाहरण वो बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो आ है, ये आंग का आ है। अब यहाँ पर आ और ई में गुण हो जाता है, गुण संधि आप लोग पढ़ लीजिए, आ के बाद में ई, या आ के बाद ई उ री री हो तो वहाँ गुण हो जाता है, तो आ और ई के स्थान पर ए हो जाता है, तो शिव प्लस ए ही। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न करते कि आप ये कह रहे थे आ बाद में होने पर रूप होगा, लेकिन यहाँ पर तो आ है ही नहीं, यहाँ पर तो ए हो गया भाई, अब आप कैसे रूप कहोगे। तो पाणिनि व्याकरण में एक सूत्र है अंतादिवच्च, आप उसका अर्थ समझ लीजिए कि अगर कोई एकादेश हो जाता है संधि का, समास का, कुछ भी, तो वो अपने पहले वाले स्वरूप का भी बोध कराएगा। मतलब अगर उसको पीछे की साइड से देखेंगे तो वो आगे वाले जो आ हैं उसका बोध कराएगा, और अगर ए के बाद में कोई शब्द होता है और वो पहले इसमें देखता तो उसको यहाँ पर ई दिखती, मतलब आ और ई इन दोनों का बोध ये ए कराएगा। तो शिव के बाद में यहाँ पर आ का बोध हो जाता है पाणिनि व्याकरण के, ये आ पर रूप हो जाएगा अ ए में, और शिवे ही बन जाएगा। वैसे यदा प्लस ओढ़ा, तो यदा ओढ़ा और पर रूप हो जाए, क्या बन जाएगा, यदोढ़ा, वैसे तदोढ़ा, और भी काफी सारे बन सकते हैं। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, विशेषकर से संस्कृत की परीक्षाओं में। ये हो गई आपकी पर रूप संधि 3 प्रकार की। सबसे पहले एंगी पर रूपम, उसके बाद में सकंधवादेशु पर रूपम वाच्यम, उसके बाद में उत्तोष्ठयो समासेवा, फिर उसके बाद में ओमांगोश्च। आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आती हो तो आप 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, क्योंकि जो शुरू में व्याकरण पढ़ते हैं, जब हम भी पढ़ते थे तो कई बार एक बार में चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती थी, लेकिन हम जितना आप लोगों को जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उतनी तरीके से शायद हम लोग नहीं भी पढ़ते हो। तो बहुत सरल है, अगर आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो आराम से पढ़ सकते हैं। और संस्कृत व्याकरण में अगर आप विशेषज्ञ बन गए, कोई भी संस्कृत का एग्जाम आपके लिए कठिन नहीं होगा। अस्तु, धन्यवादः, नमो नमः।